बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए पार्लिमानी साल के आगाज़ के मौके पर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से खिताब किया। आइन के आर्टिकल 56(3) के तहत सदर पाकिस्तान खिताब करते हैं और इसमें हुकूमत की हाल और मुस्तकबिल की पॉलिसियों का अहाता करने के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को मशवरे और गाइडलाइन भी दी जाती है। आज की जो सदर पाकिस्तान की स्पीच थी उसमें हमने देखा कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियों, कौमी सलामती के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, समाजी मैदान में लिए गए इनिशिएटिव्स, इंतखाबी मुजवज़ा इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इन उमूर पर उन्होंने अहाता किया अपनी स्पीच में। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसी, फिर कश्मीर के हवाले से जो डोजियर भी पाकिस्तान ने रखा है पूरी दुनिया के सामने, जिस किस्म की मजालिम ढाए गए हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, वो भी उन्होंने उस हवाले से भी गुफ्तगू की। लेकिन इस मौके पर जो हम जैसे हमारी एक पार्लिमानी रिवायत बन गई है जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये मैं जब काफ़ी अरसे से जब से प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान जब खिताब कर रहे होते हैं और उसमें हम देखते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद होते हैं। आज इमरान खान साहब मौजूद थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, तीनों सर्विसेज चीफ्स, वज़ीर आला, गवर्नर, डिप्लोमेटिक कोर। तो उसमें जो अपोजिशन है उसकी जानिब से एहतजाज किया गया, माजी में भी किया जाता रहा सदूर की तकरीर में, आज लिहाजा उस चीज़ को दोहराया गया और एहतजाज किया गया, बाद में वॉकआउट भी हुआ। तो ज़रा हम उस चीदा नुकात पे गुफ्तगू करेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और हमने कुछ चीज़ें आउटलाइन भी की हैं, वो हम सदर पाकिस्तान की तकरीर के हिस्से आपको सुनाएंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो मेरे मौजूद मेहमान हैं उनका मैं तारुफ आपसे करा देता हूँ इससे कबल कि हम आपको साउंड बाइट सुनाएं। बड़ा एमिनेंट और पर्टिनेंट पैनल आज की इस नशिस्त में शरीक गुफ्तगू है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA हैं, गुजरांवाला से फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस और फॉरेन के बहुत शुक्रिया, कॉमर्स के भी खुर्रम साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, आप मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट ऑफ पाकिस्तान के दूसरी मरतबा मेंबर मुंतखब हुए हैं, इकॉनमी उमूर खारजा पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। मोहसिन अजीज़ खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मईशत हैं, SDPI के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म की जो इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल है उसके मेंबर है, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तो आइए हम पहले ज़रा तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम, सदर पाकिस्तान की तकरीर का मुंतखब हिस्सा सुनते हैं मईशत के हवाले से, फिर उसके तनाजर में सवाल जवाब करेंगे। तो आइए सुनाइएगा जरा प्रोड्यूसर साहब। कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की बरामदात 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। जी, ये हमने उन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बताया उसका हमने आता किया। मैं स्टार्ट करूंगा, अपोजिशन से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि सदर पाकिस्तान की स्पीच है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप कॉमर्स के भी वजीर रह चुके हैं, इकोनॉमी पे अगर हम फोकस करें, कोरोना कि अभी भी उसका डेल्टा वेरिएंट का सामना है लेकिन मईशतें सुकड़ी हैं। सदर पाकिस्तान साहब अहाता कर रहे थे कि जो ग्रोथ रेट रहा है, जो आप तरसीलात ज़र रही हैं, जो FBR की टैक्स कलेक्शन है वो मिसाली है। मैं आपसे जानना चाहूँगा योर कमेंट, आप क्या तजवीज़ देंगे कि और क्या बेहतरी हो सकती है? देखिए, इस हुकूमत का एक वतीरा है कि पहले वो बेड़ा गर्क करते हैं, एक गहरा गड़ा खोदते हैं कौम को उसमें फेंकने के लिए, फिर कहते हैं देखिए हम गहरे गड़े में से कुछ 1 इंच ऊपर आ गए, देखिए हमने कितना काम कर दिया। देखिए इनके सारे जो नंबर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हवाला दिया जी, वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा जो 2016 में मुस्लिम लीग 54,000 पे था। ठीक है, पहले से बेहतर हो गया होगा, लेकिन असल में तो एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश हो चुका है ना जी। या इन्होंने कहा जी कि हमने जो है लेट्स से कि जी गाड़ियां बड़ी बिक गई हैं। भाई गाड़ियों का लेवल भी अभी 2018 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जो सेल का जो नंबर्स हैं
यस पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन 2018 को क्रॉस नहीं किए गए। इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी जो इंडेक्स थी 175 तक हम पहुंचे थे 2018 में, वो अभी तक 175 तक नहीं पहुंच पाए। रेमिटेंसेस की बात हाँ जी, रेमिटेंसेस है उनकी, बिल्कुल है, 29.4 अरब है। और एक्चुअली पाकिस्तान के जो हमारे तारकीन वतन हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 10 अरब डॉलर का जो एक ब्लैक होल था हमारे करंट अकाउंट में, वो उन्होंने फिल करके इस हुकूमत को बहुत रिलीफ दिया। लेकिन गालिबन इस साल में ये भी काफ़ी नहीं होंगी, क्योंकि मुस्तकिल अब हर महीने पिछले 4 महीने से, सितंबर को अगर आप इसमें निकाल भी दें तो अगस्त में, जुलाई में, जून में और मई में पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो 6 अरब 6.5 अरब इस पर जा रही हैं, और एक्सपोर्ट्स वही हैं 2 अरब 2 एक्सपोर्ट्स बताते हैं बड़ी हैं 25 अरब जी, देखिए ना 4 अरब डॉलर 23 से। हाँ देखिए ना जी, ये ठीक है, उन्होंने कहा जी कि हमने एक्सपोर्ट्स में भी हमने 25.3 अरब डॉलर 3 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के पहले साल में 2014 में हम ये माइलस्टोन 25.1 अरब क्रॉस हो गया था तब भी। तो ये सारी बातें जो हैं कि उन्होंने पहले हम 2 साल एक्सपोर्ट को गिराया है, अब क्या जी बढ़ गया है, गाड़ियां बिल्कुल बिकना बंद होंगी, अब क्या जी ऊपर आ गई हैं। लेकिन जो एक्चुअल पाकिस्तानियों की जो हालत बेहतर होनी थी उसमें ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। सिर्फ एक ही नंबर है, वो है खुराक की महंगाई, फूड इन्फ्लेशन। ये जो कह रहे हैं हमने इतने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इनिशिएटिव देखिए ना जी, 260 अरब रुपए का जो है वो उनका, आप देखिए 260 अरब इन्होंने दी एहसास प्रोग्राम है, लेकिन 100 अरब का कामयाब जवान मुस्लिम लीग प्रोग्राम। नून के दौर में जो चीनी 53 रुपए थी, आज 110 अरब रुपए है। इन 3 सालों में सिर्फ चीनी की मद में 260 क्या तकरीबन अब 400 अरब रुपया सार्फिन की जेबों से एक्स्ट्रा निकाल चुकी है ये हुकूमत। जब आप लोगों को ये कहते हैं कि आप 53 की बजाय 110 की चीज नहीं खरीदें, जब आप आवाम से कहते हैं कि जो आटा 35 रुपए का था आप उसको 80 रुपए, 1100 अरब रुपए हमारी रूरल इकोनॉमी में गया। ये सवाल मैं मोसे साहब के सामने रखूंगा, लेकिन जब ये उठाया जाता है वो कहते हैं हमारी रूरल इकोनॉमी 1100 अरब रुपए की है, ये गन्ने की कीमत मुकर्रर करने की वजह से, गंदम की सपोर्ट प्राइस से। मैं ये जानना चाहता हूं, इन्होंने नंबर दे दिए, फाइन, बड़ी अच्छी बात है। फिर पाकिस्तान में नेट फूड इंपोर्ट कंट्री होने की कौन सी नहूसत आई है जो हमें हर महीने ये खबर सुनाई जाती है कि इतने लाख टन गंदम आ रही है, ठीक है, इतने लाख टन चीनी आ रही है। अब 3 साल पहले, मैं सिर्फ कंपैरिजन, 3 साल पहले इस मुल्क में गंदम भी वाफर थी, इस मुल्क में चीनी भी वाफर थी, इस मुल्क में कपास भी वाफर थी। पिछले साल पाकिस्तान, कपास का तो ग्रेजुअली डिक्लाइन है ना, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा साल 2020-21 था। 57 मिलियन बेल्स हुई, जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो रिकॉर्ड हमने 14-15 में अचीव किया था 1.4 14 लाख, 1 करोड़ 40 लाख का। मैं सिर्फ देखिए, जो फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन वो पिछले 24 माह से डबल डिजिट्स में है, ठीक है। और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, मेरा चैलेंज है अगर कोई पढ़ ले, हम मुस्लिम लीग नून के दौर में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के लिए जो 51 चीजें हैं, इस दौर में वो मुस्तकिल 15, 16, हर हफ्ते नंबर आता है 15, 16, 17, 18। अगर आप मुस्लिम लीग नून के आखिरी चंद महीने एज ए रेफरेंस उठा लें तो उसमें मनफी था, -1, -2। तो एक्चुअली जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह के मामलात हैं उसमें आपके मुताबिक उसमें ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि बिजली महंगी, खाना महंगा, गैस महंगी, दवाइयां 13 दफा के सब्जेक्ट में आता हूं, 13 दफा दवाइयां महंगी हुई हैं पिछले 3 सालों में। ठीक है, जो एक्चुअल सिटीजन वेलफेयर है उसमें ये हुकूमत, इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को भूखा किया है, कमजोर किया और बेरोजगार किया। मोहसिन साहब, सर बताइएगा, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, बेख्याल में सवाल की जरूरत है, जवाब दीजिएगा जो खुरम साहब का रद्द अमल आया। मोहसिन अजीज साहब, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली जो प्रेसिडेंट साहब ने आज स्पीच की है, जो पार्लिमानी प्रैक्टिस है उसके मुताबिक उन्होंने आज स्पीच की है। मैं सबसे पहले तो यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक रस्मी तकरीर नहीं थी। मैं समझता हूँ कि उनके अपने, और जिसको मैं समझता हूँ उनके अपने दिलो दिमाग की वो अक्कासी कर रहा था, एक स्पीच राइटर या स्क्रिप्ट राइटर की वो स्पीच नहीं थी। और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन की और जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट को और आवाम को और जो है उनको खिताब किया,
मैं सबसे पहले तो ये खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी उन्होंने और मुस्बत उन्होंने बातें की जो कि समझाने की भी थी, और एक प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री से आदमी यही एक्सपेक्ट कर सकता है। ये अलग बात है कि शुरू में इनकी जो अपोजिशन के जो शोर शराबा था उसकी वजह से हम कुछ सुन ना पाए, लेकिन उसके बाद इनके जाने के बाद इत्मीनान से जब उनको सुना और जब पढ़ा तो मैंने समझता हूँ कि बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की, और उन्होंने यहाँ जो हालात है और यहाँ के जो इस वक्त की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो फ्रंटियर्स की सिचुएशन है और जो बाकी इलाकाई सिचुएशन है उसकी सही उन्होंने अक्कासी की है। आप अगर उस तरफ चलते हैं इकोनॉमी की तरफ, तो ये हम क्यों भूल जाते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से रीजन में क्या हाल है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस वक्त जो है तो शिपिंग कॉस्ट जो है और शिपिंग का जो हालात हैं और जो उनकी जो कैरियर्स के जितने के रेट बढ़े हैं वो हम क्यों भूल जाते हैं कि वो रॉकेट हाई चले गए हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सप्लाई में बहुत फ़र्क पड़ा है दुनिया में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी और कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान ने लगाई है और अल्लाह की मेहरबानी की वजह से और इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है और इसकी जो सोच थी वो उसकी वजह से जो अल्लाह ने कोविड पे यहाँ पे फिर भी जो मेहरबानी की है वो दुनिया में जो है तो उसको उसकी मिसाल दी जा रही है। उसके बावजूद भी यानी मार्केटें भी बंद हुई हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी हुए हैं और इंडस्ट्रीज भी बंद हुई हैं, ट्रांसपोर्ट भी बंद हुई है, लेकिन गरीब का फिर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। यही बात जो है हमें सोचनी है कि उसके बावजूद भी अगर टैक्स कलेक्शन जो है रिकॉर्ड पे चली गई है तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ बात है। अगर मैं समझता हूँ कि ये जो 25 बिलियन का बेंचमार्क जो टूटा है वो पहली दफ़ा टूटा है, इस हुकूमत ने टूटा है कोविड के बावजूद, तो मैं समझता हूँ कि ये एक काबिल तहसीन बात है। मैं समझता हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पे जो कारकर्दगी दी है, जिसको दुनिया कह रही है कि एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स जो है ये पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया, तो किसी वजह से किया गया है। अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है और उसमें सीमेंट की सेल है और उसमें गाड़ियों की सेल है, जिसको आप देख लें कि वो अनप्रेसिडेंटेड ऊपर गई है, ये काबिल तहसीन बात है। आप देखिए कि इतने हालात के बावजूद भी हमारा जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा में 27 मिलियन लोग वहाँ पे टूरिस्ट के लिए निकले हैं, टूरिज्म के लिए निकले हैं। वो मोटरसाइकिल पे भी आए हैं, वो सुजुकी वैन्स में भी आए हैं, वो जो है ना हर तरीके से आए हैं और गाड़ियों वाले भी आए हैं। तो ये एक शो करता है कि इकॉनमी जो है अब चल पड़ी है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की अगर आप बात करें, कपास की जो खुरम साहब यहाँ बात कर रहे हैं, कपास तो इनके ज़माने में डिक्लाइन होता गया है और डिक्लाइन जो इनको पीपल्स पार्टी के दौर से जितनी कपास की प्रोडक्शन मिली थी, इनके हर साल वो डिक्लाइन होता गया है। बिल्कुल गलत है। ये इसकी वजूहात है और उस वजूहात को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़रूर है हमारे वक्त में भी जो ये डिक्लाइन छोड़ के गए थे, हमारे वक्त भी वो डिक्लाइन रुका नहीं है, लेकिन उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन टेक्सटाइल की सनत को आप देखें, ये किसी से पोशीदा नहीं है कि जो टेक्सटाइल की सनत यहाँ मर चुकी थी, जो बर्बाद हो चुकी थी, और यहाँ पे जो है टमाटर का अगर रेट 70 रुपये था तो 70 रुपये में टेक्सटाइल की मशीनरी यहाँ पे बिकी है। ये कोई मैं फर्जी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ। तो आज वही इंडस्ट्री जो है रिवाइव कर गई है, आज वही इंडस्ट्री 3-3 शिफ्ट चल गई है। आज उसी इंडस्ट्री में BMR भी हुई है और एक्सपेंशन भी हुई है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है जिसको हमें समझना है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कोई बात नहीं है। खड्डा जो है एक्चुअली ये जो यहाँ कहा गया है ये गलत कहा गया है। खड्डा तो खोदा गया था, खड्डा तो यहाँ 2018 में खोदा गया था, जिसको फिल करने के लिए हमें 2.5 साल पौने 3 साल लगे, और आज वो खड्डे को फिल करने के बाद जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और जो फंडामेंटल चेंजेस हैं उनको करने के बाद आज ये इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है और टेक ऑफ कर चुकी है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखें, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज को कहते हैं, और वो इंडस्ट्री कहाँ चली गई है। उसमें जो चीज़ें लगती हैं ठीक है, उसमें जो है तो एमनेस्टी की मैं चाहूंगा आबिद कयूम साहब का भी पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, और उसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ। जी मैं चल आबिद कयूम साहब का भी पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। ऑपोजिशन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव आ गया। आबिद कयूम साहब, सर बताइएगा, खुरम साहब का कहना है कि जो प्राइस इंडेक्स है और हम
क्या वजह है? हुकूमत कहती है, मोहसिन साहब भी कहते हैं और भी दीगर जो हुकूमती जोमा है कि 1100 अरब रुपए एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उसके बावजूद हम फूड इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हमें तो एक्सपोर्टर इसका बन जाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, और एक कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ किया कि चीनी की कीमत पहले 53 थी जो थी, अब 100 से जायद है। इसकी क्या वजह है? ये कार्टलाइजेशन है, सप्लाई डिमांड का इशू है, या कीमतें वैसे ही बढ़ गई हैं ये कोविड की वजह से, इसकी ये जो मईशतें सुकड़ रही हैं, आप क्या कहेंगे? जी अनवर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोविड के बाद की जो रिकवरी है, खा वो हेल्थ रिकवरी है या इकोनॉमिक रिकवरी, वो पूरी दुनिया में अनइवन रिकवरी है। अच्छा। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको ग्रोथ होती नजर आती है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बैठ रहे हैं या बैठ गए हैं, और पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। पाकिस्तान में भी कुछ सेक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं, किस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे बैठे हैं, आप मुल्क की ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू जिसकी तरफ खुर्रम साहब ने इशारा किया, वो ये है कि विद इन पाकिस्तान पॉपुलेशन की जो इनकम लेवल है वो यकसा नहीं है। अगर आप इस साल की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ के देखें तो आपको पता चलता है कि जो टॉप 20% लोग हैं उनके पास मुल्क की 49% दौलत है, और ये 2019 तक का डाटा है, ये 2021 का डाटा नहीं है। तो हिस्टोरिकली यही चलता है कि आपकी कुछ ऐसी अशराफिया है या तबका उम्रा है जिनको के किसी भी पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्ट्रांग होंगे तो उनको फायदा होगा, नहीं भी होंगे तो उनको वो खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है जो लोअर सेगमेंट है। लोअर सेगमेंट के लिए सदर मुमलिकत ने, जैसा कि आज अपने खिताब में फरमाया, कि हुकूमत कोशिश कर रही है सास प्रोग्राम के जरिए, मुख्तलिफ टारगेटेड सब्सिडीज के जरिए उनको बेनिफिट्स देने की, उनको शायद थोड़ी सी उनकी कुव्वत खरीद जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और फिर एक तबका है जो जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। मेरा जो इस वक्त ज़ाती ख्याल ये है कि ये सारी जो पाकिस्तान का इक्तिसादी सफ़र है कोविड के दौरान और कोविड के दिनों में, उसके नतीजे में जो मिडिल क्लास है वो तो यकीनन पिंच महसूस कर रही है। वो पिंच महसूस कर रही है रुपए की कीमत गिरने का भी, वो पिंच महसूस कर रही है कीमतों के बढ़ने का भी। जो बॉटम 40% थे, बॉटम 40% को चूंकि उनकी कुव्वत खरीद बढ़ाई जा रही है, उनको कुछ ना कुछ जो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ की मद में मिल रहा है, वो थोड़े से बेहतर हैं पहले से। और टॉप वाले जो 20% है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक तो मैं ये ज़हन में रखना है। दूसरा जो आपने फरमाया कीमतों का, तो इस वक्त कीमतें बढ़ने की 2-3 वजूहात है। एक वजह वो है जो कि हुकूमत के बस में नहीं है, और वो है इंटरनेशनल कमोडिटी का बढ़ना, कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना। पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, आपका एडिबल ऑयल है, आपकी चने की दाल है, इवन जो खाद इस वक्त आ रही है, DAP, डाइमोनियम फॉस्फेट, तो ये सारी कीमतें इनकी बढ़ चुकी हैं, और उसी तनासब से पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी। सीमेंट है, सरिया है, कार्बन है, एनर्जी प्राइसेस है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है जो कि रुपए की कदर में कमी होने की वजह से इम्पोर्टेड अशिया की कीमतों में इजाफा, वो भी इस वक्त अख्तियार में से बाहर है। लेकिन जो तीसरा है वो है होल्डिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर, जो कि सिर्फ वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, उसमें सूबाई हुकूमतें भी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। अगर लोकल गवर्नमेंट्स होती तो उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती कि उन्होंने कौन से ऐसे इकदाम करने हैं कि होल्डिंग ना हो। या जो खुर्रम साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, एक बड़ा वैलिड इशारा किया, वो है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो होलसेल प्राइस यानी जो मंडी की कीमत है, और जो आपकी इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा। आप इस्लामाबाद को ले लें, टमाटर प्याज की मंडी की कीमतें देख लें WPI, और आप उसकी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको देख लें, तो लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि मंडी से लेके कंज्यूमर तक आने में अपना प्रॉफिट उसमें से ले रहे होते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने एक पर्सपेक्टिव लिया। खुर्रम साहब, पावर सेक्टर के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, ये बात हमेशा की जाती है, फिर मोहसिन साहब भी इसका जवाब देंगे कि जी मुआहदे और मंसूबे ऐसे लगाए गए कि बिजली जो है पैदा तो की, आप लोगों के दौर में लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था, उससे पहले अंधेरे थे, लेकिन वो इतनी महंगी है कि वो अफोर्डेबल नहीं है, और बिजली के इन्फ्लेटेड बिल्स आते हैं।
मैं आपसे जानना चाहूँगा पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के लिए या जो हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसके लिए आपकी जानिब से क्या तजवीज़ हैं कि क्या किया जाए जिससे जो एक आम आदमी का बिजली का बिल है उसमें कमी वाक़या हो, क्योंकि ये भी इंजन इकोनॉमी को चलाने के लिए इंजन ऑफ ग्रोथ के लिए हमारा पावर सेक्टर में जब तक से इस्लाहात नहीं होंगी मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पावर जनरेशन हुई, कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया गया। देखिए इनके पास हर चीज़ के लिए तौजी मौजूद है और इलाज एक ही है जो कि इस वक्त अब 3 साल बाद नामुमकिन नज़र आ रहा है कि इनकी नालायकी और बद इंतज़ामी को कम किया जाए। अब ये नंबर्स हैं, ये कोई वैसे अल्फाज नहीं। मतलब नालायकी ये है कि आपने चोरी रोकनी थी, हमने चोरी रोकी। आपके दौर में लाइन लॉसेस कितने कम हुए? जी गालिबन जब हम आए थे 29 थे, हमने 23 किए, हमने 6% लाइन लॉसेस कम किए। हमने जो बिल कलेक्शन थी जब हम आए तो 87 थी, हमने उसको 93% पे ले। ये दो चीजें, बिल कलेक्शन कि आप जितने बिल करते हैं उसका कितना फीसद इकट्ठा करते हैं, और लाइन और चोरी जो है वो कितनी रोक, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो ठीक है जी वो अपने। अब वो बात ये है कि हमने जब चोरी रोकी और हमने लाइन लॉसेस रोके, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे दौर में जब फाइनली हमारी हुकूमत ने मुद्दत मुकम्मल की तो पाकिस्तान का जो गर्दिशी कर्जा था वो 1056 अरब था। ठीक है, हमारे दौर में गालिबन 560 अरब रुपया 5 सालों में वो इकट्ठा हुआ। ये हुकूमत अब अपने तीसरे साल के इख्तिताम पर इस वक्त गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए को टच कर रहा है। अब इसकी 3 चीजें हैं। एक तो ये चोरी नहीं रोक सके, चोरी बढ़ गई दोबारा, ठीक है जी, इट्स बैक अप टू 29%। ये बिल की कलेक्शन जो हम 93% पे ले गए थे वो गिर गई है, 89 पे है, गालिबन 4% मजीद गिर गई है। दो तो ये बातें। तीसरा ये है कि जो बिजली की महंगाई है, ये जो चार्जेस होते हैं, जो हीट चार्ज, कैपेसिटी चार्जेस जो होते हैं, वो तो आप लोग ने कैपेसिटी चार्जेस का क्राइसिस नहीं। देखिए ना, ये अजीब बात है कि बिजली आप इस्तेमाल ना भी करें, सुनिए पैसे देंगे। सुनिए, यही हुकूमत 4 महीने पहले कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर गई, कह रहे थे ना जी, बहुत ज्यादा बिजली पैदा, सिस्टम उसको लोड को उठा नहीं सकता। हाँ, लेकिन इस मौसम गर्मा के आगाज में बदतरीन लोड शेडिंग हुई इस मुल्क में। वही थी ना, ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप हो जाती थी। नहीं, ये तो इनकी अपनी कहानी है ना जी। ये नालायक हैं, ये इनके बद इंतजाम हैं, जिसकी वजह से ये मैनेज करने के काबिल नहीं कि जनाब आपने लोड कैसे मैनेज करना है, आपने किस वक्त क्या चलाना है। और बिजली की जो महंगी हुई है, मैं कैटेगोरिकली आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं, ये इस हुकूमत की LNG वक्त पर ना खरीद सकने, और ये एक दफा नहीं हुआ, ये 4 दफा इस हुकूमत में हुआ है। ये LNG वक्त पर नहीं खरीदते, खुदा जाने वो नालायकी है या जो फर्नेस ऑयल माफिया है उसको ये सपोर्ट करते हैं। LNG वक्त पर नहीं आती पाकिस्तान में, फिर इनको अपने पावर प्लांट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल पे चलाने पड़ते हैं, जो कि 3 गुना महंगे हैं गैस के ऊपर। तो ये जो पिछले 3 साल पाकिस्तान के शहरियों पर बिजली के बिल की उफ्ताद टूटी है, वो बराहे रास्त इस हुकूमत की नालायकी है। मुआहदात से कोई ताल्लुक नहीं जो आप लोगों ने किए थे। ये मैनेज करने के काबिल नहीं, आपने लोड्स मैनेज करने हैं ना जी। और अभी भी अगर पाकिस्तान की कोई बचत हो रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई बिजली आपकी स्टूडियो की जल रही है, वो ये वजह है कि वो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हम कतर से कर गए हुए हैं, 2015 में किया गया था, उसकी वजह से आपके पास गारंटीड लोड अवेलेबल है, जो हर महीने 5 लोड आ जाते हैं और 7 आ जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। वरना आपको मालूम है कि सर्दियों में यहां गैस नहीं होती, गर्मियों में यहां बिजली नहीं होती। इस दफा 3 दफा इन्होंने, पहले कराची बंद हुआ, पूरा कराची बंद हुआ, सिंध बंद हुआ, फिर पंजाब, नहीं टेक्निकल फॉल्ट, लाइन का जो फॉल्ट, जब आप वक्त साउथ से नॉर्थ, जब आप वक्त पर जो फ्यूल चाहिए वो आप एक्वायर करने के काबिल नहीं है। और उसके साथ आपका मकसद है कि ये मैनेज हो सकता था जी, ये मैनेज, जो एक फ्लिप साइड है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन इंडेक्स है, इस हुकूमत में पाकिस्तान हर साल मजीद करप्ट होता गया है। जो हम 117 पर, हमें 124 पर मिला था, हम उसको 117 पे ले गए, अब ये वापस चला गया। मोहसिन साहब इसका जवाब दीजिएगा, फिर ब्रेक पे भी जाना है, EVM पे भी बात करनी है। आप क्या कहेंगे पावर सेक्टर के हवाले से? खुर्रम दस्तगीर साहब का नुक्ता आपने सुन लिया, मोहसिन साहब। मैं तो देखें इसको स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो पावर सेक्टर है उसमें फिर वो इनहेरिटेंस की बात आती है कि ये आया फैक्ट है या नहीं है कि इनके ज़माने में
और इससे पहले दौर में जो पावर सेक्टर थे वो किस प्राइस पे लगे, ये 14 और 15 सेंट पे इन्होंने डील क्लोज नहीं की। ये जो पावर के प्लांट्स लगे हैं जो कि $1.5 मिलियन पर मेगावाट पे लगे हैं, और फिर जो सोलर और विंड के लगे हैं ये तकरीबन $2.5 मिलियन पर मेगावाट के लगे हैं, जो कि हमारी हुकूमत में आने के बाद वो जो 14-15 सेंट के जो पर किलोवाट का जो सौदे थे वो आके 4 और 5 सेंट पे हुए। ये कैसे हो गया, ये क्यों कर हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? दुनिया तो महंगाई की तरफ जा रही है। ये अलबत्ता ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो डाका डाला गया था, जो डाकू यहाँ बैठे हुए थे जो कि हमें अब नाअहल कहते हैं, तो वहाँ पे कम से कम वो डाके को रोका गया, वहाँ पे उस चोरी को बंद किया गया। अलबत्ता ये थे क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे, वहाँ हमारी मजबूरियाँ हैं कि हम उनको इस वक्त अगर करते हैं तो हमारी सॉवरेन गारंटीज वहाँ पे पड़ी हैं, हम उनको पीछे अब हट नहीं सकते। हालांकि मालूम है हमको, हालांकि मालूम है कि ये जो है ना गलत हुआ है और ये चोरी और डाका डाला गया है। अब बात यह है कि इसके बाद की जो कहानी है उसमें कुछ सदाकत भी मौजूद है कि जो लाइन लॉसेज है हमें उसको फर्दर कम करना चाहिए था, जो फर्दर कम नहीं हुई। अलबत्ता उस पर यह कोशिश ज़रूर की गई थी कि कम हो, लेकिन उसमें पूरी कामयाबी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो इवैक्यूएशन थी, अगर आपने पावर प्लांट लगा भी दिया है, अगर आपने वहाँ पे इवैक्यूएशन उसकी नहीं की, ट्रांसमिशन लाइन उसकी नहीं डाली, या ट्रांसमिशन लाइन उसकी वही बोसीदा छोड़ दी गई है, और पीछे आपने जो है वहाँ पे एक आप समझ लें जैसे कि आपने एक मर्सिडीज जो है तो नई मॉडल की ले ली हो और सड़क जो है तो आपने ठीक न की हो, तो वो कैसे जो है अपनी स्पीड पे जाएगी। तो यही जो किस्सा है कि वहाँ पे कैपेसिटी चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं और उसके अलावा वो लॉसेज भी आ गए। फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया, यस, कोविड के दिनों में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रिफाइनरी जो होती है, रिफाइनरी जो है वो एक प्रोडक्ट बनाते बनाते बिचुमन तक उसको जाना पड़ता है। वो भी ये है कि चूँकि हमने जो डीम्ड जो ड्यूटी है उसकी मद में जो रिफाइनरी को दिया, उन्होंने एक्सपेंशन अपनी की लेकिन उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं की, जो कि उनको इनके दौरों में करना चाहिए थे। वो उन्होंने डीम ड्यूटी भी खा ली और नहीं की। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था कि यार रिफाइनरी को बंद कर देते, गैस फील्ड को बंद कर देते और हम इंपोर्ट करते रहते, फिर हमारे पास स्टॉक्स भी होते। लेकिन हमें ये इसलिए नहीं करना था क्योंकि एक दफ़ा या गैस फील्ड एक दफ़ा ब्लॉक हो जाए, उसको चलाने के लिए मुद्दतों फिर दरकार होते हैं। ये बात मजबूरियां भी हमारे आड़े आई, लेकिन बात यह है कि ये जो सेक्टर है पावर सेक्टर, इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई डिस्कशन है नहीं, और इसमें तो सिर्फ ये डिस्कशन है और सिर्फ ये बात है। ये तो दुनिया में आप चले जाएं कि जो प्लांट पाकिस्तान में लगे, जिस वक्त लगे, वो जिस कीमत पे लगे, उनको आपने रिटर्न डॉलर पे दिया या उनको रिटर्न आपने 17% दिया, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन जिस कीमत पे लगे वो कीमत जो है क्रिमिनल यहाँ पे काम हुआ जो कि छुपाया गया। और यहाँ पे जो फिगर्स बताई जा रही हैं, ये जो उसके लिए वो भी उस पर काफी फजिंग है कि ये जो इन्होंने जो है अपने जो उस वक्त ये बढ़ा दिए थे, ऐसी बात नहीं। कम तरीन प्राइस पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आरएलएनजी के ऊपर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आरएलएनजी के कम तरीन कॉस्ट पे लगे, और ना सिर्फ कम तरीन कॉस्ट पे लगे, दुनिया के एफिशिएंट तरीन प्लांट्स हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन ये उनको चलाने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज आरएलएनजी खरीदते नहीं है। देखिए मेरा चैलेंज आज भी चैलेंज है, आप उस वक्त के रेट निकाल लें, हमारे 3 आरएलएनजी के प्लांट्स दुनिया में कम तरीन कॉस्ट पर थे। एक आध प्रोजेक्ट के अलावा एक आदमी में 4 की बात कर रहा हूं, 4 इनको चैलेंज करता हूं, वो भी चैलेंज कर, मैं एक जो है जो इनका बिकी बलोकी वाला है, एक प्रोजेक्ट के अलावा मैं आज भी इनको चैलेंज करता हूं, मैं भी इनको चैलेंज करता हूं कि आज है किस दिन मनाजरा कर लें, मैं इनको बताऊं कितने प्रोजेक्ट इनके दौर में और कितने उससे पहले जो है ये महंगे तरीन लगे। चलिए मुनाजरा कराएंगे, कोई मिसाल आप नहीं कर सकते, ठीक है, दुनिया का सस्ता तरीन नहीं था, लेकिन वन ऑफ दी कॉस्ट जिसको आप कह सकते हैं कि जी दुनिया मोस्ट एफिशिएंट, यू मेड योर मोस्ट एफिशिएंट स्टेट ऑफ द आर्ट। आपसे जानना चाहूंगा, अब तो 10 डैम्स हम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी हमने पूरा शो किया था और मेरे ख्याल में हमें अल्लाह ताला ने पानी का एक जखीरा दिया हुआ है, उसको हम ज्यादा स्टोर करेंगे। मोमन डैम की बात हो रही है, दासू डैम की बात हो रही है, दयामिर भाषा की बात हो रही है। इन डैमों के बनने से एनर्जी मिक्स भी चेंज होगा और सस्ती बिजली मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके इदारे ने इस हवाले से भी कोई जरूर
काम किया होगा, मुरतब रिपोर्ट की होगी। क्या कहेंगे पावर सेक्टर की जो इल्ज है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है आबिद साहब? देखिए, जो बात हो रही थी एलएनजी की, मेरा ख्याल है इस वक्त स्पॉट बाइंग कोई भी हुकूमत होती वो करने से गुरेज कर रही होती, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है, कोई भी डिसीजन मेकर इस वक्त नैब के खौफ से साइन नहीं करेगा फाइल पे, या नहीं करेगी कि कल को ये ना हो कि चंद सेंट्स जो हैं वो कीमत नीचे गिरे और पता लगे कि महंगी एलएनजी खरीद ली और उसकी वजह से वो उसको मुसीबत पड़ जाए। तो ये शायद इस वक्त जो थी ये अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक वजह बन रही है कि डिसीजन मेकर जो हैं वो इस वक्त स्पॉट बाइंग करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि कोविड के बाद एनर्जी जो है, अगर आप देखें पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्लूडिंग गैस, अगर पिछले साल को देखते हैं तो वो एक बॉटम लो को टच कर रही थी, नेगेटिव में चली गई थी अमेरिका में एक चंद दिनों के लिए, लेकिन इस वक्त वो बाउंस बैक हुई है रिकवरी की, वो जो कोविड की रिकवरी की वजह से। जो हाइडल की आपने बात की, आई थिंक दैट इज वे फॉरवर्ड, ना सिर्फ एनर्जी के लिए बल्कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए क्लाइमेट चेंज क्या है, और सदर साहब ने आज उसकी तरफ इशारा भी किया, या बहुत ज्यादा पानी होना या पानी का बिल्कुल ना होना। तो आपकी मॉनसून सुकड़ के चंद हफ्तों पे आ गई, जो कि चंद महीनों में होती थी। अब या बहुत बारिशें होती हैं जो संभलते नहीं संभलती, या फिर पानी बिल्कुल नहीं होता। तो हमारे पास पानी के ज़खायर जो हैं वो चाहिए, पीने के पानी के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी और एनर्जी के लिए भी। और जिन डैम्स की तरफ आपने इशारा किया, अगर वो मुकम्मल वक्त पे हो जाते हैं, दासू जो है अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से उस पर जो काम है कुछ तातुम का शिकार है। तो अगर ये जो हमारे बैरूनी दुश्मन है उनकी साजिशें नाकाम होती हैं और डैम्स टाइम बन जाते हैं, तो ना सिर्फ ये एनर्जी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट होगा, और हमें इसकी तरफ पूरा फोकस रखना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा वक्फे लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे। आबिद साहब आपका शुक्रिया, मोहसिन साहब और खुरम साहब मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सदर पाकिस्तान की स्पीच के हवाले से हम बहस कर रहे हैं, ईवीएम्स के हवाले से भी बात की, इंतखाबी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू जरूर करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। कोरोना के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ईवीएम एक अहम आला-ए-कार है जिससे न सिर्फ इंतखाबात में शफाफियत आएगी और नताइज का बरवक्त पता चलेगा, वोटर की राजदारी रहेगी। लिहाजा मैं दरखास्त कर रहा हूं कि इसको सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए, मुल्क की तकदीर का ताल्लुक है इससे। जी व्यूअर्स, ये आपने ईवीएम के हवाले से जो आज सदर पाकिस्तान की स्पीच थी उसका मुंतखब हिस्सा सुना और देखा भी। खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। खुरम साहब आपसे आगाज कर लेते हैं, क्या वजह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पीएमएलएन क्यों दूर है? मुस्तरद और रद्द करते हैं बगैर डेमो देखे। बगैर डेमो देखे। तो सर ये तो कोई जमहूरी बात ना हुई। देखिए दो बातें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सदर साहब का जिक्र करना ऐसे ही है कि आप कहें कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जगह इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन मशीन लगा दें। क्यों लगा दें? क्योंकि 7 आईजी बदल दिए हैं, 5 CS बदल दिए हैं, 13 हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बदल दिए हैं, कोई दूसरा सेक्रेटरी उठाएंगे 8 दफा बदल दिए। ईवीएम से क्या ताल्लुक है? देखिए ताल्लुक ये है
बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और है। मुझे तो ऐसा निजाम चाहिए जिसमें डस्का से 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा ना हो। अगर ईवीएम में जल्दी रिजल्ट आएगा ना, ये तो कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट जल्दी नहीं क्या क्या ईवीएम वो अगवा रोक सकता है? मुझे तो ऐसा इलेक्शन चाहिए जिसमें डस्का की गलियों में हुकूमती गुमाश्ते गोलियां ना चलाएं। तो पूरा पैकेज है ना 49 हाँ, मैं ईवीएम पे अगर फोकस करें, यही तो अर्ज कर रहा हूं। ईवीएम से क्या चिड़ है? पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम को जो बीमारी है उसका इलाज ईवीएम नहीं है, जुज है ना सर, हाँ, कुल जुज। तो नहीं है ना। नहीं। लेकिन अगर बहुत ही छोटा जुज है, लेकिन इससे और उसमें हमारा देखिए हमारा इतराज बड़ा सीधा। इतराज क्या मुझे इतराज इसके ऊपर एक नजरियाती इतराज है, कंसेप्चुअल इतराज ये है, टेक्निकल नहीं है। सुनिए 3 चीजें हैं जी वोटिंग के अमल में। पहली चीज है कि जो शख्स या खातून वोट डालने आया है क्या वो उसका अहल है, यानी वो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो रही है। दूसरा ये है कि उस वोटर ने जिसको वोट डाला है क्या वो दुरुस्त तरीके से रजिस्टर हुआ है। और तीसरा बिलाशुबा गिनती है जो फाइनल होगी, जो कि ईवीएम में होगी। ठीक है, ये तीनों अवामिल जो हैं वोटिंग के जो क्रूशल हैं, ये तीनों अवामिल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप ले आए उसके अंदर गैर शफाफ है। बस एक दफा नतीजा जब आ जाएगा वो दे देगा, हमारे पास कोई तरीका नहीं चेक करने का कि क्या जिस मैंने मसलन आपको वोट डाला है क्या वो वेरीफाई होगा कि इतने लोगों ने वोट डाला। मुझे बताएं, आप तो खुद एक टेक्नोलॉजी प्रोन इंसान है, बगैर डेमोन्स्ट्रेशन के कैसे नतीजा अखज कर सकते हैं कि ईवीएम में इस चीज को नहीं देखा गया? देखिए ना, एक हुकूमत ने मशीन बना ली है और वो अब उसको पाकिस्तान के जो इंतजामी और इंतखाबी अमल है उसके तमाम बीमारियों का इलाज ये बता रहे हैं। मसलन बैलेट स्टफिंग का कोई इलाज नहीं है, खवातीन के लो टर्न आउट का कोई इलाज ईवीएम नहीं है, हुकूमत की बदनीयती का कोई इलाज नहीं है, तो स्टाफ की डिसऑनेस्टी का कोई इलाज नहीं है। जिस तरह मैंने कहा वोटिंग स्लो कर दी, यानी वोटर अभी पहुंचा नहीं है बैलेट बॉक्स तक, उसका कोई इलाज नहीं है। इस चीज का इलाज नहीं है जो हम इस्लाहात में लेकर आएंगे कि जनाब आपकी मुतबादिल तजावीज क्या है? हमारी तजावीज लेकिन सिर्फ रिजेक्ट करना तो बेसिक इशू नहीं है। हमें 4 इस्लाहात चाहिए जो हमें जख्म लगे हैं 2018 के इंतखाबात में। पहली बात, किसी भी टेक्नोलॉजी की वजह से जो आरटीएस सिस्टम में हुआ, इंतखाबी नताइज के रिलीज को रोका नहीं जा सकता, 1 मिनट के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। वो जो प्रोसेस है काउंटिंग का वो होगा और वो दिया जाएगा। दूसरा हमारा इतराज ये है कि कोई सिक्योरिटी अहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं होगा जब तक उसको प्रिजाइडिंग अफसर बाकायदा तौर पर इन राइटिंग बुलाएगा नहीं, यहां गड़बड़ हो रही है, उसके तरीकेकार है। ठीक है। तीसरा यह है कि जो बैलेट बॉक्स है वो पोलिंग एजेंट्स के सामने होगा तमाम वक्त, उस वक्त निकाला गया। ठीक है। दूसरा यह है, चौथा आपने 3 बता दिया, जो मैं कह रहा हूं कि ये जो उस वक्त जब पोलिंग हो रही होती है, पोलिंग का जो वोटर है उसको पोलिंग वाली जगह तक पहुंचने में जो ताखीर की जाती है, मसलन हमने ये देखा 2018 में कि बहुत सारी जगहों पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने पोलिंग स्टेशन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तो आप कहते हैं कि एक्सक्यूज ये था कि जी रश बहुत हो गया। हमारी डिमांड ये है कि किसी भी सूरत वो दरवाजा बंद नहीं हो सकता। तो ये डिमांड शफाफियत को रोका जाए। अब मेरा इस पे सवाल है, फिर मोहसिन साहब आप भी इसका जवाब दीजिएगा। ये तमाम चीजें जब तक से डायलॉग नहीं होगा, मेज पे नहीं बैठेंगे, तो इंतखाबी इस्लाहत तो 23 तो आने वाला है, 21 खत्म हो रहा है, सितंबर का महीना। आप लोग भी जिसे कहते हैं नाराज होकर बैठे हैं कि आपने मुस्तरद कर दी ईवीएम को बगैर डेमो के, बातचीत नहीं करेंगे तो फिर 23 के इलेक्शन तो इसी मौजूदा जो आप लोगों के दौर में आया था इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत ही होंगे ना। देखिए इशू ये तब्दीली तो ना आई ना फिर। नहीं, देखिए अगर हुकूमत इसको बुलडोज करेगी तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल। शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को कहा कि आप लोग आए, हमसे बातचीत करें, इस पे डेमोन्स्ट्रेशन इसका देखें। जब तक कंसेंसस आप हुकूमत इस पर सिंसियरली हमसे बात करें ना जी, करें। इनको अचानक आप लोग मुस्बत जवाब देंगे? करें, हम मुस्बत जवाब देंगे, हम बात करेंगे इनसे। खुर्रम साहब कहते हैं लेकिन मुस्बत जवाब देंगे। जिस तरह मैंने कहा हमने ये जो सबक सीखे हैं वो उस पे मगरबी ममालिक ने ये मशीन अडॉप्ट करके रिजेक्ट कर दी। जी मोहसिन साहब, खुर्रम साहब ने एट द एंड कहा है कि हुकूमत बात करे, मुस्बत अंदाज में हम रेसिप्रोकेट करेंगे। और आप लोग बताएं, आप लोग क्यों समझते हैं कि ईवीएम जो है इससे शफाफियत आ जाएगी? और जो इन्होंने कंसेप्चुअल बातें की इसका जवाब भी दीजिएगा। मुझे अनवार साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में आज तक कौन सा इलेक्शन हुआ है जो कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं लगाए? कोई नहीं हुआ, सही कह रहे हैं। और कभी ये नहीं कहा गया कि ये आरओ का इलेक्शन है,
कभी ये नहीं कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन है, फिर ये कहा गया कि सिलेक्टेड का इलेक्शन है। और उसमें अलहदा बात है कि आज वो एक दूसरे को जो कहने वाले थे वो आज एक दूसरे को वो जो है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कह रहे हैं। लेकिन आपको ये याद कभी नहीं ये है, भी नहीं हमें कहा याद गया कि नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि आग हमारा लगा दो। मुल्क दो लख्त हो गया इसी इलेक्शन की वजह से कि हमने कहा कि ये जो है इलेक्शन जो है हमें ये सीट वहाँ नहीं मिली। ये हमें मालूम नहीं है कि कौन से इलेक्शन के बाद जो है, जिस तरह से अगर जनरल मुशर्रफ आए हैं तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी आप बिल्कुल सही आए हैं, क्योंकि ये आदमी जो है ये रिग्ड इलेक्शन की वजह से आया है, इसके पास ये मेजॉरिटी आई नहीं। तो उसके बाद हमारे पास हल क्या है? हमें ये इस वक्त में कोई शर्म है कहने में कि हमारे जो सेनेट के इलेक्शन होते आए हैं और जिसके लिए हमने कोशिश की है कि इसको ओपन कर दिया जाए ताकि जो पार्टी रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक सीट आ जाए। हुआ तो इस दफ़ा भी वही इंशाल्लाह जो 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 होना था वो माँ सिवाय इस्लामाबाद के एक इलेक्शन के, बाकी तो नंबर्स भी तकरीबन उतना ही आ गए। चेयरमैन जो है वो भी माशाल्लाह वही आ गए जिनका हमारा शुरू से ख्याल था। तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि आज अगर एक नया सिस्टम आ गया है और दुनिया उसको अडॉप्ट कर सकती है, हम उसको अपने हालात को देखते हुए अडॉप्ट कर सकते हैं। टर्न आउट नहीं हो रहा और वुमेन की सीट्स वहाँ पूरी नहीं है और ये नहीं हो रहा, वो तो हमारी एक समाजी खराबी है जो कि चली आ रही है। प्रिजाइडिंग अफसर की अगवा का जवाब देना, हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसर अगवा कर ले तो ईवीएम क्या? यहाँ पे आज हम बैठे हैं, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरी ये जो है आज आपका कैमरा कहाँ पे है, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, ये दुनिया में नशर हो रहा है। ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हम जो मोबाइल फोन अपने पास रखते हैं ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो किस ज़माने में लाउड स्पीकर जो अलाउड नहीं था, हमारी मस्जिदों में भी अलाउड नहीं था, वो एक नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम सबको रिजेक्ट करते जाए ना फिर। और फिर बात ये कि हमारे पास कोई दूसरी बात हो, बात तो यहाँ पे ये कि किताब खोली नहीं गई है, किताब का बल्कि जो उसकी जो कवर है उसको भी देखा नहीं गया, दूर से देखा गया और सुना गया और किताब में को कह दिया गया कि ये किताब में सारी खुराफात है। तो ये तो मैं ना मानू वाली बात है। ये तो ये चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में इतनी खराबियां हो गई हैं कि हमारी जनरेशन ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, हम चाहते नहीं है कि मुल्क आगे हम अपने बच्चों के लिए सही और सलामत छोड़ के जाएं। हमें कोई ना कोई फंडामेंटल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इस मुल्क के लिए दरकार है और अगर हम वो ना कर पाए तो वी विल बी अ फेल्ड स्टेट एट वन स्टेट, बिकॉज हमारा पास हमें बता रहा है। और अगर एक नई चीज हमारा अभी हम लेकर आए हैं तो बजाय ये कि उसको मानने के, बजाय ये कि उसके साथ बैठ के उसको गिव एंड टेक करने के, इन्होंने राइट अवे उसको फ्रॉम डे वन रिजेक्ट कर दिया। ये कहाँ की इंसाफ है? ये क्या तरीका है? या तो आपने कभी जिंदगी में ना कहा हो कि ये रिग्ड इलेक्शन है, या तो आपके साथ जो दूसरी एक जमाने में आपके साथ पार्टी थी, पीपल्स पार्टी का मैं नाम ले रहा हूं या एएनपी का नाम ले रहा हूं, उन्होंने कभी ना कहा हो कि ये रिग्ड इलेक्शन हुए और आपने उसके लिए कोई इस्लाहात की हो जो कि न बनाई गई हो, तो फिर तो आप कहने के कोई मजाज रखते हैं और कहने में आपकी जो है एक सॉलिड ग्राउंड है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपका कोई इसमें सॉलिड ग्राउंड है, माँ सवाई यही है कि आप शायद चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में सही इलेक्शन हो। मैं तो यहाँ ये कहने की जसारत करूँगा कि आप शायद चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये कजिया जो है ख़त्म हो जाए। आप ये चाहते ही नहीं है कि जो पॉलिटिशियन एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग करते हैं और एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं और कहते हैं तुम पैसे देकर आए और तुम वैसे करके आए, ये चीज़ ख़त्म ही ना हो। तो ये तो फिर आपका एक बात होगी। हम तो नहीं चाहते कि ये इस तरीके से ये मुल्क आगे चले। हम तो चाहते हैं कि इसमें कुछ शफाफियत या कुछ चीज सामने लेकर आप इसमें बताएं एतराजात आपके हैं क्या? आप आगे मशीन देखें तो सही। मैं तो समझता हूँ उसमें जो है वोट भी निकल रहा है, उसमें कंप्यूटर का भी हो रहा है, आपने देखा उसके साथ जो है टेक्नोलॉजी भी हो रही है, हम उसको बना भी सकते हैं और उसका रिजल्ट भी इंस्टेंट आ जाएगा। मोहसिन अजीज साहब, आपने देखा है सर इसका डेमोन्स्ट्रेशन ईवीएम का? बाकी जो चीज है कि आपकी अगर एक ख्यालात हैं उसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। सर आपने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा है खुद ईवीएम का मोहसिन साहब? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। आप समझते हैं मैनिपुलेट नहीं हो सकती? मैंने अपना कार्ड भी डाला है उसमें। अच्छा। और अपने और कार्ड से जो है मेरा वोट भी निकला है और फिर मैंने पंच भी किया है। जो उन्होंने इसको जो है डेमो जो किया है पार्लियामेंट में आए थे, मैंने बिल्कुल उसमें डाल के देखा है और मेरा वहां से वोट रजिस्टर भी हो, मैंने जाके बक्से में भी डाल दिया। डुअल वो चीज आई है, बक्से में मेरा अलहदा वोट गया है और वहां पे रजिस्टर अलहदा हो गया, विच मीन्स कि टैली कर दिया गया, दोनों को टैली हो सकता है। और वहां पे जो वोट बक्से में डाला गया है वो उसी तरीके का वोट है जिस तरीके से
हम आजकल डालते हैं। मैं खुर्रम साहब से एक और बात सवाल ये कर है दूं सर, इस पे कि एक और वहाँ पे जिमनी उसको सवाल है। काउंटर भी कर दिया गया है और रिजल्ट भी जोड़ने आ जाएगा। खुर्रम साहब, एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है ना इलेक्शन में, देखें ना, जैसे इन्होंने वैसे जो माजी बताया वो जाहिर बात है, जब आप जीतते थे तो पीपल्स पार्टी को माजी में इतराज था, पीपल्स पार्टी जीती थी तो आपको इतराज था, 2013 में इनको इतराज था, Evolutionary process- 2018 में आपको इतराज है। अनवार साहब, ये है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहात इलेक्शन एक्ट 2017 में हुई थी, जिसको अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कंसेंसस से, अनलाइक ईवीएम, कंसेंसस से दोनों ऐवानों से जहां पीटीआई मौजूद थी ये बिल पास हुआ था और पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़ी इस्लाहात हुई। तो अब दोबारा भी तो हो सकता है, डायनामिक होता है ना सर। मैंने आपको 4 मिसालें दी, वो तो आपने बता मैंने बता दी। दूसरा इशू ये देखिए, पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को जो कैंसर लाक है वो 2 है, सरकार की बदनीयती, मावराए आइन मुदाखलत। वो भी फिर उसको ये हुकूमत जो है वो ईवीएम की डिस्प्रीन से कैंसर नहीं अभी treat अभी होती। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं ना, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं नई सुबह का आगाज, तो उसमें तो सर आपको अगर आप सरकार की बदनीयती और उस चीज पे चलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं 59 सीटें आपने ली ना। मैं यही कह रहा हूं ना कि जब मावराए आइन मुदाखलत नहीं होगी तो यही कागज का तो सिस्टम ये जो ठीक चलेगा। लेकिन तो आप समझ टेक्नोलॉजी से आप समझते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी देखिए, जब ये जीत मैं जाए तो मैं ठीक आपको है। बता देता हूं, मैं वही कह रहा हूं, अब रिजल्ट अच्छा आ गया नहीं, तो आप कह रहे पाकिस्तान ठीक में हो हमें गया। इतने जख्म लग चुके हैं कि ये जो 8 ठीक है। कम से कम 8 जख्मों का दावा भी सुनिए, यही है ना पाकिस्तान सर। का 8 लाख मशीनें हैं हमारी एप्रीहेंशन। मैं खुलकर कहता हूं, हमारी क्या एप्रीहेंशन apprehension ये है कि इस शहर में उन 8 लाख मशीनों के अंदर प्री फेड रिजल्ट्स होंगे, जो उस दिन जो भी लोग वोट डालेंगे एंड में प्री फेड ये रिजल्ट प्री कह रहे हैं जी, प्री डिटरमिन्ड होगा सब हाँ। कुछ। मोहसिन साहब लास्ट वर्ड। खुर्रम साहब यार, ये अंदेशा खदशात है। आप वहां तो वो चले, मशीन बनेगी, हमें ये मालूम वहाँ आप वो है कि जो बैलेट साइंसदान बॉक्स है उसको वहाँ खाली वो अपने किया जाता है, टेक्नीशियन इधर तो भिजवा उस दें डब्बे में हमें कि कुछ वो नहीं मालूम जाके कि उस क्या पे खड़ा हो डालेंगे। जाए, उस प्रोग्रामर के साथ आपका प्रोग्रामर भी खड़ा हो जाए, ताकि वो जो है ना प्री फेड जो है कोई करेगा ना, इंसान ही करेगा ना, वो आप भी एक बंदा भिजवा दें। आप जो पार्टीज वाले मिल के मुश्तरका जो है एक साइंटिस्ट को, एक प्रोग्रामर को, 4 प्रोग्रामर को वहां खड़ा कर दें, कैंसर उसके बाद को उसको आप डिस्प्रीन सील कर से दें। ट्रीट ये तो नहीं कोई किया खैर जाता। इशू ऐसी कहीं बात और है, जो कि ईवीएम उसका इलाज ही नहीं। नामुमकिनात में से बात हो, मेरा ये नुक्ता तो ये कोई नहीं बात था। नहीं है। सर, मेरा नुक्ता ये अब कि बात यह है कि पैकेज होना गिलगित चाहिए। बल्तिस्तान मेरा का नुक्ता इलेक्शन ये जो है, है मेरा नुक्ता वो अनवर साहब हम ये जीत है। जाते हैं, सर, ये कहते हैं कि रेग्ड है। अगर आजाद कश्मीर का हम जीत जाते हैं वो कहते हैं ये रेग्ड है। और जो है ना वहां पे जो है, हालांकि वहां पे भी शवायद इस वक्त भी मौजूद है, 2017 वक्त खत्म हो रहा है। पंजाब में जो कुछ हुआ है। लेकिन आज कंट्रोल जो बोर्ड के इलेक्शन पे आप लोगों ने 63 सीटें हासिल की, उन्होंने 59 आजाद हैं 52, उस पे मेरे ख्याल में किसी ने अभी तक नहीं कहा कि कोई देखिए, जो मुबैना धांधली हुई देखिए, है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह हुकूमत वो रोल अदा करें अपना। मैं Pressurized नहीं। ऑपोजिशन का कह रहा था कि आप रोल लोग- नहीं है। जब सरकार, जब वजीर ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, ये नाकाबिले कबूल है। ठीक है। ये पाकिस्तान के आईनी इदारों की तौहीन है। वो- लेकिन- आप उसे किस तरह एक्सेप्ट कर सकते खुर्रम हैं? साहब, जब लेकिन- 6 वुजरा के बैठ के कहते हैं कि ये इदारा जो लेकिन अपोजिशन के उसमें- हेडक्वार्टर बन गए, वो- तो आप कैसे एक्सेप्ट लेकिन कर सकते हैं? मेरा सवाल ये था- दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल अनवार साहब, Okay. कि आग लगा दो इलेक्शन सर, कमीशन। यू मेड योर पॉइंट। मेरा नुक्ता ये था चलते चलते कि यकसर मुस्तरद करना भी मशीन को, वो भी कुछ सारे इसका जी, तो काबिल हल नहीं है। 2017 के इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्शन वक्त खत्म हो गया, पाकिस्तान उसको तजर्बाती तौर पर उसका ठीक आगाज है। करे। हमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उसका आगाज करना चाहिए। और चाहिए। जब सब तमाम सियासी जमातों का अगर Consensus इत्तेफाक हो जाए। बहाल होता है तो फिर जरूर करें। बहुत आज बहुत नहीं, शुक्रिया। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। मोहसिन अजीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ नशिस्त की और हमने अहम नुकात पर गुफ्तगू की। ये सिलसिला चलता रहेगा आइंदा। कल तक की नशिस्त के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन, अपराम 10 तक टीम को PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।